नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हूं विकास ब्रिटिश सक्सेना। वक्त है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम उन खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही हैं। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले बात चुनाव से पहले शुरू हुई दल बदल की सियासत की करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कांग्रेस की नजर लोकसभा चुनावों पर है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपना अलग प्लान बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने अपना चक्रव्यूह रचना भी शुरू किया है। बीजेपी की नजर अब कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सीट यानी छिंदवाड़ा पर है। इसको लेकर बीजेपी खुद को महाकौशल संभाग में मजबूत करने की स्ट्रेटजी भी अब बना रही है। रिपोर्ट देखिए। ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग थोड़ा सा, नहीं तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पार्टी का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए काफी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हाल ही में महाकौशल संभाग में बड़ा झटका लगने के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष शशांक शेखर ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसके बाद प्रदेश में सियासत भी चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने पर बीजेपी तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस बागी नेताओं को लेकर कोई खास रिएक्शन देती नजर नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र हो चली है। डूबता जहाज है, कोई इसमें रहना नहीं चाहता। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और जिस दिन से भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कांग्रेस ने बायकाट किया, उससे खुद कांग्रेसी भी अपनी पार्टी का बायकाट करने में लगे। बड़ी लंबी लाइन लगी छोड़ने वालों की। आज भी डिंडोरी कांग्रेस मुक्त हो गया। पूरी डिंडोरी की कांग्रेस ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा की सदस्यता ले ली। जबलपुर के महापौर शामिल हो गए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक बड़ी लंबी लाइन लगी है। लोग को लगता है कि वो 5 साल में या पार्टी की विचारधारा नहीं रखते हैं और अफसर जहां मिलेगा वहां चले जाएंगे, तो अच्छा है वहां जा रहा है, मतलब कि वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है। वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो डर गया। एक तरफ तो कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है और दूसरी ओर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जितनी तेजी के साथ पार्टी चुनावी रणनीति बना रही है, उतनी ही तेजी के साथ पार्टी के नेता बीजेपी में जाने लगे हैं। कांग्रेस में मची इस भगदड़ के बाद तमाम सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में मची इस भगदड़ के पीछे की वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उस खबर की जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। दरअसल आज एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा कक्ष में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कमलनाथ ने बताया कि उन्होंने छिंदवाड़ा के विकास के बारे में सीएम से बात की है। कमलनाथ ने हरदा में मौत के आंकड़ों पर कहा कि कोई भी चीज सही नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 3 साल से जेल में रहा वो काम करता रहा है और प्रशासन देखता रहा है। क्या चीज सही आ रही है? आज कोई चीज सही नहीं आ रही। और सर 3 साल जेल में रहा, वो ये काम कर रहा है और पूरा प्रशासन, पूरी राज्य सरकार। कमलनाथ भले ही इस मुलाकात को केवल छिंदवाड़ा से जोड़कर बता रहे हों, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन मायनों में पहले आपको बताते हैं कि कमलनाथ सीएम मोहन यादव से कब कब मिले हैं। सबसे पहले कमलनाथ ने 12 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान सीएम को मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो वहीं फिर कमलनाथ ने सीएम के आवास पर 12 जनवरी को पहुंचकर मुलाकात की। उसके बाद आज यानी कि 8 फरवरी को विधानसभा में सीएम से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुलाकात की है। एक तरफ ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इन मुलाकातों पर कई तरह के सवाल भी
खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है, क्या केवल विकास के मुद्दे पर ही मुलाकात हो रही है या अंदर खाने में कोई प्लान चुनावी चल रहा है? बार बार मुलाकात चुनाव से पहले बड़ा खेला है क्या? चुनाव से पहले मुलाकात के दरअसल मायने क्या हैं? ये बड़े सवाल हैं जो इस समय उठ रहे हैं। और अब बात होगी अस्पताल या नशेड़ियों का अड्डा की। एक ऐसा अस्पताल जहां मरीज इलाज कराने नहीं बल्कि नशेड़ी नशा करने जाते हैं। जिस कैंपस में मरीज दिखने चाहिए उस कैंपस में नशे के प्रयोग किए जाने वाले सामान दिखाई देते हैं। एक ऐसा अस्पताल जहां आए दिन चोरियां हो जाती हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। यह हाल है सूरजपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल का। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा जिसकी सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी काफी डिमांड है। आयुर्वेद से कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। इसी सोच के साथ भारत में भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खजानों के एक बड़े हिस्से से आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना की गई। लेकिन सूरजपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल की हालत देख ऐसा लगता है कि यह अस्पताल नहीं नशेड़ियों का अड्डा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकारी खजानों में पलीता लगाया जा रहा है। चिकित्सालय परिसर असामाजिक तत्वों की वजह से बदहाल है। प्रशासन की लापरवाही की बानगी तो देखिए। जिस अस्पताल कैंपस में मरीज होने चाहिए, डॉक्टर दिखने चाहिए, वहाँ जगह जगह नशे के इंजेक्शन, सिरप की बोतलें दिखाई दे रही हैं। फिरियाद यहाँ कई बार हो चुकी है ना, 2-3 बार हो गए। हमारे सामने का दरवाजा, एक पीछे का दरवाजा, ऊपर की लाइटें चुरा के ले गए। इसकी शिकायत हमने लिखित में कई बार थाने में की है, लेकिन उस हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीछे क्या है, बंद पड़ा एरिया है जिसमें नशेड़ी लोग आते हैं, रात में नशा वगैरह करते हैं, वही वारदात को अंजाम देते हैं। अस्पताल में आए दिन चोरियां हो रही हैं। थाने में शिकायत भी की गई। मामले में पुलिस पेट्रोलिंग कर शरारती तत्वों पर कार्रवाई की बात भी कह रही है। बावजूद इसके अस्पताल कैंपस नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि शिकायत के बाद भी असामाजिक तत्व बेलगाम हैं। बहरहाल पुलिस विभाग ने स्पेशल टीम गठित कर इलाकों में खास निगरानी करने की बात कही है, जिससे नशेड़ियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। दिन में भी और रात्रि में भी गश्त के दौरान ऐसे जगहों पे लगातार निगाहें रखी जाती हैं और इस तरह के जो भी गतिविधियां सामने आ रही हैं वहाँ स्पेशल टीम बनाकर भी भेजा जाएगा और रेड की कार्रवाई की जाएगी तथा कोई भी असामाजिक तत्व जो रात में वहाँ घूमता पाया जाएगा या अवैध गतिविधि करता पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में नशीली दवाओं पर कारोबार पिछले कई सालों से लगातार फल फूल रहा है। जहां एक ओर युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को इस अवैध कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात हरदा के हादसे की। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, 12 जानें चली गईं। अब भी कई लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटी है और पटाखा फैक्ट्रियों पर एक्शन लेना शुरू किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भोपाल तक हरदा विस्फोट की आवाज नहीं पहुंची है? हरदा हादसे के बाद भोपाल प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ है। जीएमपीसीजी ने पहल की और भोपाल के रिहायशी इलाकों में मौजूद पटाखों की दुकानों का रियलिटी चेक किया है। देखिए राजधानी में हादसे को दावत देती ये तस्वीरें। राजधानी भोपाल बारूद पर बैठा हुआ है। भोपाल के हलालपुरा बस स्टैंड के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं और अब हरदा हादसे के बाद प्रशासन नहीं जागा है और राजधानी भोपाल के आप देखेंगे तो इस रिहायशी यानी रहवासी क्षेत्र में धड़ल्ले से दर्जनों पटाखा दुकानें संचालित हो रही हैं। बारूद बड़ी तादाद में दुकानों पर यहाँ पर रखा हुआ है। आसपास देखेंगे तो जो होटल्स हैं, जो मैरिज गार्डन है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो संचालित हो रहे हैं। उनके बीच में ये पटाखा मार्केट का संचालन होना हरदा हादसे जैसी दावत है। प्रशासन और सरकार के लाख दावों के बीच अब तक रहवासी इलाकों के बीच में पटाखा बिक्री पर पाबंदी नहीं लग पाई है। क्या प्रशासन हरदा हादसे जैसा इंतजार कर रहा है?
तो ये तस्वीरें देखने के बाद यदि आप भोपाल से हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये कहां की तस्वीरें हैं। रहवासी इलाके में ऐसी दुकानें कहीं ना कहीं हादसों को दावत दे रही हैं। हरदा हादसे की वजह से लोग डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने भोपाल प्रशासन पर नाराजगी जाहिर करते हुए पटाखा मार्केट को रिहायशी इलाकों से दूर हटाने की मांग की है। यहाँ पर हलालपुरा बस स्टैंड पर यहाँ पेट्रोल टैंक है। यहाँ 10,000 से 20,000 की आबादी है। उनकी सरकार और शासन के नाक के नीचे यहाँ अवैध रूप से यहाँ दुकानें संचालित हो रही हैं। कहीं ना कहीं दुकान को लाइसेंस कलेक्टेड महोदय से और सरकार द्वारा मंत्री महोदय से यहाँ पर लागू किया जा रहा है। भैया ये कभी भी है ना, इस तरीके की अगर घटना घटती है जो हरदा में हुई है तो बगल अगल में कितना नुकसान हो सकता है। तो ये मार्केट तो शिफ्ट होने होंगे यहाँ पटाखे की कितना मार्केट, ये कम से कम 20 से 25 दुकानें होंगी और अगर इसमें ऐसा कुछ होता है तो आसपास का बहुत एरिया है ना कवर हो जाएगा जिसमें नुकसान हो सकता है। अब आपको भोपाल की ही एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है बैरागढ़ की, जहां पेट्रोल पंप और मैरिज गार्डन के पास पटाखों की दुकानें हैं। हैरानी वाली बात यह है कि दुकानों के पास ही बिजली ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं और इस दौरान अगर कोई हादसा होता है, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, लेकिन कभी होता है तो यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में बेतहासा लापरवाही का आलम नजर आ रहा है। हरदा में लोग जिंदा जल गए, कई लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं अस्पतालों में। ये बैरागढ़ की तस्वीरें आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। पेट्रोल पंप, होटल और दूसरे बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर और मैरिज गार्डन में जो पटाखे की बड़ी बड़ी आलीशान दुकानें हैं वो संचालित हो रही हैं। बिजली ट्रांसफार्मर है यानी डीपी, और यदि एक चिंगारी बारूद की तरफ चली गई तो सब कुछ बर्बाद और स्वाहा हरदा की तरह कर देगी। क्या भोपाल प्रशासन हरदा जैसी घटना का इंतजार कर रहा है? बारूद खुलकर बिक रहा है। प्रशासन अब तक पाबंदी नहीं लगा पाया है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और इसी बीच भिंड जिला शिक्षा विभाग ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। परीक्षा के पहले दिन छात्रों से उनके गर्म कपड़े परीक्षा केंद्रों के बाहर ही उतरवा लिए गए हैं, जिस वजह से बच्चों को इस कड़कड़ाती ठंड में परीक्षा देनी पड़ी। और अब एक तुगलकी फरमान सुर्खियां भी बटोर रहा है। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए अजीबोगरीब आदेश जारी किया, जिसके तहत कोचिंग संस्थानों के टीचर्स को सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक संबंधित पेपर के विषय विशेषज्ञों को प्रशासनिक निगरानी में रखा गया है। हालांकि शिक्षक विभाग जो है ऐसे आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच रही है। भिंड जिले के अब प्रदेश लेवल पर भी जो बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, आज 12वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय का पेपर है और उसी के मद्देनजर हम लोगों को यहाँ बुलाया गया। हम लोग अंग्रेजी शिक्षा के लगभग तकरीबन 20 से 22 शिक्षक यहाँ उपलब्ध हुए हैं और कल देर रात में कॉल पहुँचा कि भाई आपको यहाँ सुबह 8 बजे यहाँ उपलब्ध होना है और लगभग 12 बजे तक रहना है। और शासन प्रशासन को ये लग रहा है कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं नकल में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाओं में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। इस वजह से हम सभी शिक्षकों को यहाँ नज़रबंद किया गया है। या हम लोगों के यहाँ पे मुझे बहुत ही फ्रीडम है। हम लोग बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर भी जो सोसाइटी में परसेप्शन क्रिएट होती है उसे कैसे हम स्पॉइल करेंगे? जो उसे डिमोलिश करने के लिए हमें टाइम लगता है। बोलो हमारे घर पर परिवार के लोग बोलता है लला तुम्हें नकल कराते सही से डाल लगाओ तुम्हें। तो इस प्रकार की जो सोसाइटी में क्रिएशन होते हैं, परसेप्शन क्रिएट होते हैं, उन्हें डिमोलिश करने के लिए टाइम लगता है। उससे हम लोग प्राइवेट टीचर की इमेज पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये बैड इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े तो अच्छी बात है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है उससे हम लोगों को, इसलिए थोड़ा हम लोगों को सम्मान किया जाए हम लोगों का। क्या वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा की शाही इमाम ईदगाह पर हिंदू मुस्लिम पक्ष में जारी कानूनी जंग के बीच मुस्लिमों का हृदय परिवर्तन हो गया है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मशहूर इतिहासकार और प्रोफेसर इमरान हबीब ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि वाराणसी और मथुरा में मंदिर ही थे जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। और यह बात इतिहासकार की बातों में और इतिहास की किताबों में भी दर्ज है। इरफान हबीब के इस बयान पर पूरा विश्लेषण
इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। मस्जिदों का जिक्र है, वो पहले मंदिर थी मथुरा में और बनारस में। काशी में विश्वनाथ की भूमि और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर पहले मंदिर था या मस्जिद? इस सवाल का जवाब एक ऐसे इतिहासकार ने दिया है जिसका मजहब इस्लाम है। इनका नाम है इरफान हबीब। इरफान हबीब की गिनती देश के जाने माने इतिहासकारों में होती है। इन्होंने जी मीडिया के जरिए ये दावा किया है कि मथुरा काशी में मंदिर ही था, इन्हें तोड़ा गया। ये बिल्कुल सही है। इसका जिक्र इतिहास की किताबों में है। मस्जिदों का जिक्र है, वो पहले मंदिर थी मथुरा में और बनारस में भी। तो औरंगजेब के जमाने में हुआ, उसमें फारसी तारीखों में जिक्र है उसका। अलीगढ़ के रहने वाले इस मुस्लिम इतिहासकार के इस बयान को आप काशी मथुरा मामले में बड़ी गवाही भी कह सकते हैं। सोचिए, अब तक टीवी डिबेट में आपने अक्सर कई मौलानाओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं को ज्ञानवापी और मथुरा में मस्जिद की जगह मंदिर के दावे को दरकिनार करते हुए देखा होगा। लेकिन इरफान हबीब जैसे मुस्लिम इतिहासकार अगर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी और मथुरा में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उन्होंने जो बात कही वो यूं ही किसी आवेश में आकर नहीं बल्कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर कही होगी। इसीलिए उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। खासकर ये बयान ऐसे समय में आया है जब वाराणसी के ज्ञानवापी पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में भी ज्ञानवापी में मंदिर होने की पुष्टि हो गई है। फिलहाल यहाँ के व्यास जी तहखाने में पूजा की अनुमति मिल चुकी है, जबकि मथुरा के शाही ईदगाह में एएसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई जारी है। और तो और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में खुलकर बयान दे चुके हैं कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में मंदिर बनने की बारी है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। सवाल है कि मथुरा काशी के नाम पर इतना हंगामा क्यों है? आखिर हिंदुओं के लिए काशी मथुरा इतना अहम क्यों है? दरअसल मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। दावा तो ये भी है कि जहां शाही ईदगाह मस्जिद है वो जगह श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जबकि काशी को हिंदू धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण में भगवान शंकर के निवास स्थान की मान्यता है। और जिस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर महादेव का मंदिर था। हिंदू पक्ष मुस्लिम समुदाय से सिर्फ 3 जगह मांगता आ रहा है, अयोध्या, काशी और मथुरा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर की मांग जोर पकड़ रही है। ये एक तरह का सनातनी अभियान है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो चुके हैं। हवाला महाभारत का दिया जा रहा है। बात पांडव बनाम कौरव तक पहुंच चुकी है। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। कौरव कौन है, पांडव कौन है? तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। पांडव कौन और कौरव कौन, राजनीति इस सवाल में जरूर उलझी है, लेकिन काशी मथुरा का मामला सुलझाने के लिए अदालत में दौड़ जारी है। करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या की तरह मथुरा काशी में भी विवादित जमीन पर मस्जिद हटाकर जल्द ही भव्य मंदिर का निर्माण होगा, ठीक उसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में हुआ था। मगर जिस इतिहासकार इरफान हबीब ने मथुरा काशी में मंदिर होने की तस्दीक की है, उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि क्या 300 साल पहले बाबर के शासनकाल में जो व्यवस्था थी
वही फिर शुरू की जाएगी? क्या जिस तरह मुगल काल में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए, अब उन्हीं मस्जिदों को तोड़कर दोबारा मंदिर बनाने की परंपरा शुरू होगी? 300 साल के बाद वही करना चाहिए जो उस वक्त हुआ था। वो तो आर्कियोलॉजी में है कि 300 साल पुरानी चीज को छूना नहीं चाहिए। इरफान हबीब के इस सवाल के अलग मायने हैं, मगर फिलहाल उन्होंने मथुरा काशी में पहले मंदिर होने की जो बात कही है, उसने हिंदू पक्ष के हौसले और मुस्लिम पक्ष की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। अलीगढ़ से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।